55 साल के रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना का राज संभाल लिया है। रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। नया स्टेट बनने के बाद से ही केसीआर ने तेलंगाना में राज किया, लेकिन अब बीआरएस की जगह कांग्रेस यहां की सत्ता पर काबिज है। बीजेपी के छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए राजनीति में एंट्री मारने वाले रेवंत ने पहली बार किसी मंत्री पद की शपथ ली है। 2017 में टीडीपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए रेवंत को तेलंगाना में जीत का श्रेय मिला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महज 2 साल में वो कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन गए। तेलंगाना में कांग्रेस भले ही जीत गई है, लेकिन इस जीत के पीछे के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भ्रष्ट और परिवारवादी सरकार के प्रति जनता का विद्रोह माना जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने तमाम चुनौतियां होंगी, जिससे उन्हें पार पाना होगा, जो कि उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन 3 बड़ी चुनौतियां जो सरकार बनने के साथ ही मुंह खोले खड़ी हो गई है, और वो है चुनावी गारंटी को पूरा करना, राज्य को कर्ज से मुक्त करना और मुफ्त की योजनाओं को लागू करना। जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था तब उसके पास 7,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व था। आज ये अतिरिक्त राजस्व 7 लाख करोड़ के घाटे में बदल चुका है। अब माना जाता है कि राज्य में कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण 6 गारंटी पेश करने वाला पार्टी का मजबूत चुनाव अभियान रहा, और इन 6 गारंटी में तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम आरटीसी की बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा का वादा सबसे आकर्षक था। मेरे साथ मेरी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ गई हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि तेलंगाना का रण तो रेड्डी ने साथ लिया है, लेकिन आगे कैसे इस पर काम करेगी कांग्रेस। हमारे साथ अदिति इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अदिति, तेलंगाना का रण, जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस ने साथ तो लिया है, लेकिन अभी रेड्डी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। वो 3 चुनौतियां जिसका जिक्र मैंने अभी किया, उसे पूरा करना, उस वादे पर खरे उतरना, ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए, आपने तो बताई चुनौती जो आंकड़े वाली है, जो फाइनेंसेस से जुड़ी है। सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल चुनौती क्या है? ये है कि 2024 में तेलंगाना से जो सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी के खाते में ना जाएं। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए सुनिश्चित उन्होंने कर लिया है अपने फीडबैक निकालने, हमें साउथ से कैसे लेनी है, जिसमें तेलंगाना एक वो राज्य है। अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आपको ऐसा काम करना होगा, समय ज्यादा है नहीं, फाइनेंस और फिस्कल डेफिसिट आपने बता दिया है, राजस्व कैसा है, और उस बीच में जिन गारंटियों के लिए आपने युवा, किसान, महिला, बुजुर्ग, इन तमाम लोगों को वायदे किए हैं, उनको खातों पहुंचा पाएंगे, तब जाके वहां की जनता को विश्वास होगा कि कांग्रेस कुछ कर रही है, क्योंकि बीआरएस दस्ता रही। सबसे बड़ी बात यह है कि बीआरएस बाहर इसलिए हुई कि पहला परिवारवाद था, तो कांग्रेस अदिति, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं रही, मैं आपका फिर से रुख करूंगी। तो देखिए, ऐसे में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने तमाम चुनौतियां होंगी जिससे उन्हें पार पाना है, लेकिन 3 बड़ी चुनौती जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। सरकार बनने के साथ ही कैसे ये 3 चुनौतियां कांग्रेस के सामने आ चुकी है। राज्य को कर्ज मुक्त करना और मुफ्त की योजनाओं को लागू करना। जब तेलंगाना का निर्माण हुआ तो उसके पास 7,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व था, जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन आज तेलंगाना राज्य पूरी तरीके से घाटे में है। अदिति, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए आप किस बात का जिक्र करी थी? देखिए, तेलंगाना में अब सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कि घाटे में जो राज्य रहा है वो घाटे से पहले तो पूरी तरीके से उबर जाए, क्योंकि प्रॉफिटेबल मार्जिन की बात तो बाद में होगी। तो रेवंत रेड्डी के लिए किस तरह की बड़ी चुनौती है अदिति? अदिति का एक बार फिर से रुख करेंगे, शायद कुछ टेक्निकल एरर है यहाँ पर, लेकिन देखिए, माना जाता है कि राज्य में कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण जो है वो 6 गारंटी पेश करने वाला पार्टी का मजबूत चुनाव अभियान है। इन 6 गारंटी में तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम आरटीसी की बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा का वादा सबसे आकर्षक रहा। कांग्रेस ने 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का भी वादा किया। अदिति, आप तक क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? अदिति, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। जी, अपनी बात पूरी कीजिए।
बिल्कुल, तो चुनौतियां बहुत हैं, साइकोलॉजिकल चुनौतियां हैं, इम्प्लीमेंटेशन की चुनौतियां हैं, परिवारवाद का जो शिखा, मेरी आवाज मुझे पलट कर आ रही है। बात पूरी कीजिए। बिल्कुल शिखा, तो जो कांग्रेस थे, आज भले ही आज शपथ ली, पूरा का पूरा सीडब्ल्यूसी को कहा गया कि आप वहां पर पहुंचे, मनोबल दर्शाया गया कि कांग्रेस अभी जिंदा है। इसके अलावा खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी शपथ समारोह में पहुंचे हैदराबाद, और तमाम सीनियर नेताओं को फ़ोन किया, कहा गया कि आप जाएं वहां पर। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले सबसे पहला, जिस बीआरएस को आपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के लिए निकाला जनता ने, वही आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाएगी। परिवारवाद का आरोप आप पे लगता रहा है, उससे आप कैसे बचेंगे? दूसरी बात है, क्योंकि एक बड़े लेवल पर परिवारवाद का जो सबसे बड़ा आरोप है भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया था। दूसरी बड़ी बात है, भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव आते आते आप पर सवाल खड़े करेगी। ऐसे में जहां पर आपका राजस्व की स्थिति इस तरह की है, आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो स्कीम्स आपने बोली हैं, जितनी शादियों में आपने गहने की बात करी है, बेरोजगारों के लिए आपने 4,000 रुपये की बात करी है, बुजुर्गों के लिए आपने 4,000 रुपये प्रति माह देने की बात की है, ऐसी लंबी फहरिस्त है। उनका इम्प्लीमेंटेशन 2024 से पहले करना होगा, वरना और अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो साइकोलॉजिकल नैरेटिव लेवल पे ही कांग्रेस के पहले साल में ही उसको ऐसा लगेगा कि वो डिक्लाइन में आ रहा है। तो आज भले ही रेवंत रेड्डी, जिनका इतिहास बहुत पुराना रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो छात्र संघ से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, फिर टीडीपी में गए थे, फिर वहाँ पर तमाम तरीके की लड़ाई लड़ी, फिर उनको जेल भी जाना पड़ा था वो कैश फॉर वोट तमाम तरीके के मामले में, और उसके बाद वो पॉलिटिकल संघर्ष करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री का शपथ भी लिया है। लेकिन उनके सामने ये कांटों भरा ताज सामने खड़ा है, क्योंकि तेलंगाना की जनता ने जिस विश्वास और जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस को, जिस उत्साह के साथ चुना है, अगले 6 महीने में रेवंत रेड्डी को वो कहीं भी बातों को इम्प्लीमेंट कराना होगा, और घर घर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि कांग्रेस को चुनकर हैदराबाद तेलंगाना की जनता ने कुछ गलत नहीं किया। तो तमाम तरीके की चुनौतियां शिखा अभी रेवंत रेड्डी के सामने हैं और कांग्रेस के सामने भी हैं, क्योंकि कांग्रेस अपना आचार, अपना तरीका, अपना विचार, अपनी दिशा, आगे की रणनीति जिन राज्यों में सरकारें हैं उसी के माध्यम से दिखा पाएंगी, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल ये बड़े राज्य हैं जहां पर जनता जितनी खुश होगी, जहां पर जितनी अच्छी चीज़ें होंगी सरकार द्वारा, तभी वो लोकसभा में जाकर घर घर जाकर चुनाव प्रचार में उनका एग्जाम्पल दे पाएंगी, और तभी शायद 2024 में कांग्रेस के लिए कुछ उम्मीद वाली बात बन सके। फ्रीबीज का मुद्दा भी जो है अदिति, वो बहुत ज़्यादा गरमाया है, वो किसी भी राज्य का चुनाव हो तो। अब ऐसे में इन तमाम गारंटियों को पूरा करना ये कांग्रेस के लिए कैसे एक निर्णायक मोड़ ले लेगा, न केवल तेलंगाना में, क्योंकि 2024 का रण भी आगे है। तो अब इन तमाम राज्यों के जरिए ही कांग्रेस 2024 के रण को थोड़ा बहुत भी साथ पाने में कामयाब रहेगी। तो फ्रीबीज के मुद्दे, जो गारंटी पेश की जाती रही, जो वादे किए जाते रहे कांग्रेस की तरफ से, उससे पूरा करना तेलंगाना राज्य में कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस के लिए? देखिए, इस बार पहली बार शिखा ये देखने को मिला था। हर बार क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई एक लाइन खींचती है और उसी लाइन पे चुनाव प्रचार इर्द गिर्द घूमता है। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव के दौरान बातें हों, उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बातें करती हैं। पहली बार ये देखने को मिला कि कांग्रेस के अपने अलग मुद्दे थे और भारतीय जनता पार्टी उस लाइन के पीछे लगी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार कांग्रेस ने अपने मुद्दे दिए हैं। क्या मुद्दे हैं? गारंटी शब्द हिमाचल चुनाव से चलकर कर्नाटक चुनाव तक आया। उम्मीद बहुत अच्छी हुई क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे थे। तो यही माना गया कि अब ये गारंटी का शब्द चल पड़ा है और इसी गारंटी से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीता जाएगा। लेकिन इस बार हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रचार को टेक ओवर करके गारंटी के आगे मोदी की गारंटी लगा दिया। अब ये गारंटी ही नहीं, ये मोदी की गारंटी, पूरा करने की गारंटी के नाम चल पड़ा। और आज आप देखेंगे कि हम संसद भवन जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, तो यही बात निकल कर आती है कि ये है मोदी की गारंटी, पूरा होने वाली गारंटी। तो कहीं ना कहीं
कांग्रेस की प्रियंका गांधी की जो स्ट्रेटेजी थी गारंटी शब्द से, जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी करा, फ्री बीज जो आप कह रही हैं, क्योंकि अगर आइडियोलॉजी वाइज देखा जाए, अगर समय है तो मैं एक किस्सा ही बताना चाहती हूँ। 2018 में रमन सिंह जब चुनाव आने थे तो रमन सिंह ने ये बात कही थी कि अगर आप धान पर वो कर दें एमएसपी तो फिर हम 2018 का छत्तीसगढ़ का चुनाव किसी भी कीमत पे जीत लेंगे। धान का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन तब के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये फ्री बीज को अप्रिशिएट नहीं करते और इन सबसे फाइनेंशियल नुकसान होते हैं, इन सबसे अर्थव्यवस्था खराब होती है। आप देखिए उस समय अरुण जेटली ने क्या कहा, और फिर धान पर एमएसपी नहीं दी गई। और उसके बाद जैसे ही रमन सिंह चुनाव हारे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए और धान पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई, धान पर एमएसपी दी गई। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी यही बात की गई जो उनके मैनिफेस्टो में धान को लेकर, और धान की पॉलिटिक्स चल पड़ी। तो जब पहले के जो नेता थे वो फ्रीबीज नहीं मानते थे, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल मैदान में आए, उन्होंने मुफ्त 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 का नारा दिया। अब उसको आप गारंटी कहो, उसको आप डेवलपमेंट स्कीम्स कहो, गरीब के लिए गारंटी कहो, लेकिन फिलहाल वो गारंटी वर्ड हाईजैक भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। अदिति, एक और अहम सवाल यहाँ पर तेलंगाना के लिए है, क्योंकि 2 साल पहले शायद रेवंत रेड्डी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो तेलंगाना के सीएम बन जाएंगे। बहुत क्विकली उन्होंने वर्कआउट किया अपने सारे पोजीशन को, लेकिन ये अभी भी रेवंत रेड्डी के लिए चुनौती है। पहली चीज ये कि जनता उनसे खुश रहे, दूसरी चीज ये कि आला कमान भी उनसे खुश रहे। ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अपने पद को वो बनाए रखने में कामयाब रहे अगले 5 वर्षों तक। बिल्कुल, पिछले 2 सालों में उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई है, बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाई है। यहाँ पर उनका अगर कहें, कई बार ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर नेता इस गुट से करीब है, लेकिन रेवंत रेड्डी आज की तारीख में लगभग जो बुजुर्ग और जो युवा ग्रुप हैं सभी के करीब हैं, और सभी आज इसी चलते उनके वहाँ पर पहुँचे भी हैं। और तेलंगाना में बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जो युवा कांग्रेस का सर्कल है उनके भी चहेते हैं, तो जो सीनियर सर्कल है उनके भी चहेते हैं। लेकिन सवाल यही है कि उनका अपनी पार्टी, अपने आला कमान के साथ वो रेपो रखना, उसके अलावा जब तक वो तेलंगाना में बतौर मुख्यमंत्री जनता के साथ काम करने के दौरान वो रेपो नहीं रखते, क्योंकि आला कमान भी यही ऑब्जर्व करेगा, और क्योंकि अब ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। साउथ की पॉलिटिक्स, जैसा हम कल जिक्र कर रहे थे शिखा, साउथ की पॉलिटिक्स अब कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसे में चाहे फिर वो सिद्धारमैया हो, चाहे फिर वो DK शिव कुमार हो, चाहे फिर वो रेवंत रेड्डी हो, तमाम ये वो लोग हैं, चाहे केरला हो, तमाम ये सब लोग हैं। और फिर देखिए दुबई में जो मंदिर बन रहा है उसका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट साउथ में होने वाला है। साउथ के बहुत सारे लोग जो है दुबई में काम करते हैं, केरला से, तमिलनाडु से, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, जो अभी भी जिनके पास इंडियन पासपोर्ट्स हैं, जो अभी भी 2024 में अगर वोट करने आएंगे तो वो यहाँ पर वोट करने आएंगे, या फिर उनके बड़ी मात्रा में परिवार यहाँ हैं। तो आप देखें कि नरेंद्र मोदी का अगर उस एस्पेक्ट को समझें कि आज दुबई में फरवरी में जो इनॉग्रेशन करने वाले हैं मंदिर का, उसका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट जो मस्तिष्क मानसिक रूप से पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक तरीके से वो सीधा पड़ेगा साउथ के इलाके के वोटर्स पे, क्योंकि दुबई में साउथ के लोग हैं। तो ये साउथ की लड़ाई भी आसान कांग्रेस के लिए नहीं है। ऐसे में रेवंत रेड्डी को पहले खुद को प्रूफ करना है आला कमान के सामने, और खुद को प्रूफ करना है जनता के सामने, और 2024 के रण में कम से कम सीटें बीजेपी के पास जाएं, ये ताकत लगानी होगी। और अदिति, अब चूंकि 2024 का रण जो है वो भी सामने है, और दक्षिण को साधने की जो पूरी पुरजोर कोशिश है वो कांग्रेस की तरफ से होती रही है, और कामयाबी भी लगभग हाथ लगी है, क्योंकि तेलंगाना मिला कर्नाटक में उनकी जीत हुई है। ऐसे में क्या कांग्रेस इस स्ट्रैटेजी को अपनाएगी कि पहले दक्षिण को साथ देते हैं, नहीं 2024 तो कम से कम इसके अगले 5 वर्षों में कुछ तो बदलेगा, यानी वो दक्षिण से जो उत्तर का है ये जो एक सफर है वो कांग्रेस के आराम से तय कर पाएगी? रणनीति कांग्रेस की क्या कहती है? देखिए 2024 में कांग्रेस कोई भी सफ़र आराम से तय नहीं कर पाएगी, और जिस हिसाब से अभी स्ट्रैटेजी चल रही है बिल्कुल भी नहीं। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष साउथ से आते हैं, कांग्रेस के जो संगठन मंत्री हैं वो साउथ से आते हैं, तो ऐसे तो साउथ का उनका इम्पैक्ट। दूसरा, के कामराज रूल था, के कामराज एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने हमेशा से ये कहा, जो 60 साल कांग्रेस ने राज किया है
एक बार कांग्रेस, एक बार नॉर्थ, एक बार साउथ, वो के कामराज रूल है। तो अब ये कोई आसान रास्ता नहीं है, ये मजबूरी है कि नॉर्थ में चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पूरा सफाया हो चुका है। तो जो अपना सफ़र है 2024 का, वो कांग्रेस जानबूझकर साउथ की दिशा से आपको निकालते हुए नजर आएगी, क्योंकि वही इकलौता ऑप्शन नजर आ रहा है। और अदिति, अगर तेलंगाना के पूरे इस चुनाव को हम देखें तो बीआरएस को मात देना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन कहा गया कि रेवंत रेड्डी ने पिछले 2 साल में जिस तरीके से काम किया, कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा जो है वो बीआरएस से हट करके कांग्रेस पर आया है। तो ये अगर एज अ होल हम देखें कांग्रेस पार्टी के लिए भी, रेवंत रेड्डी के लिए खुद भी एज अ सीएम, क्योंकि बहुत कम एक्सपीरियंस्ड हैं, तो अपनी पोजीशन को संभाल कर रखना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पहली बात, जो फ्रीबीज, जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरा करें। महिलाओं का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है कांग्रेस को वहाँ पर, तो महिलाओं के लिए जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करें, क्योंकि इस वक्त तमाम पार्टियों का फोकस ही केंद्र ही पूरी महिलाएं बनी हुई हैं। ऐसे में कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये भी है रेवंत के लिए या फिर कांग्रेस के लिए? देखिए, पहले तो ये जो पूरा चुनाव हुआ है, ये आपने देखा होगा 2011 में किस तरीके से पश्चिम बंगाल में वामपंथी की जो सरकार गई और उसके बाद ममता बनर्जी आई, ठीक उसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी के साथ जनता ने कांग्रेस को लेकर आए हैं, उस उम्मीद से कि जो बीआरएस ने किया वो कांग्रेस नहीं करेगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ कांग्रेस को लाया गया है, लेकिन रेवंत रेड्डी को उन तमाम वादों पर खरा उतरना, चाहे फिर वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे परिवारवाद की उस इमेज को कांग्रेस से दूर करना हो, चाहे सारी योजनाओं को घर घर तक ले जाने की बात हो, तमाम तरीके का डेवलपमेंट की बात हो, फिनेंस तरीके से बात हो, तमाम तरीके की बातें हैं जो रेवंत रेड्डी के लिए अभी चुनौती हैं। और फिर 28 सीटें हैं, जो 130 साउथ की सीटें हैं उसमें से 28 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की इस इलाके से आती हैं, उसको बढ़ाना तो ये कंधे पर है। अगर राहुल गांधी के कंधे पर है, मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधे पर है, तो रेवंत रेड्डी के कंधों पर भी ये जिम्मेदारी है, ये डीके शिव कुमार के भी कंधों पर जिम्मेदारी है और ये सिद्धारमैया के भी कंधों पर जिम्मेदारी है। ऐसे में रेवंत रेड्डी के लिए भले ही ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये आसान रास्ता नहीं है। जनता जिस उम्मीद से उनको लेकर आई है, 10 साल के बीआरएस को, शासन को दूर करके लेकर आई है, तो ऐसे में ये बहुत आसान नहीं नज़र आ रहा। लेकिन इसकी एक ही जो की है वो ये है कि जो वायदे किए हैं उनको पूरा करना होगा रेवंत रेड्डी को, और 6 महीने में वो करके दिखाना होगा, जिससे कि जनता ये ना सोचे कि हमने फैसला गलत लिया। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति। तो देखिए, जितना ज़्यादा मुश्किल और जितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये कांग्रेस के लिए है, उतना ही ज़्यादा चुनौती खुद रेवंत रेड्डी के लिए भी है, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए हैं वही उनकी साख को कहीं ना कहीं तेलंगाना में बचाता हुआ नजर आएगा।